चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है एग्रीगेट डिमांड, है ना, और एग्रीगेट सप्लाई भी है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट डिमांड लिखा है। तो पहले देखते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? तो देखो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंडिकेट करती है टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। किसको प्रेजेंट करती है? मेन चीज यहाँ पे देखो बेटा, द टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब टोटल जो एक इकोनॉमी है उसमें एक प्रोडक्ट की नहीं, टोटल डिमांड कितनी होती है इकोनॉमी की, मतलब उसमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आ सकते हैं और उन सभी प्रोडक्ट्स की टोटल डिमांड कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, है ना। एग्रीगेट डिमांड रिफर टू द टोटल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स। किसकी बात करते हैं बेटा? फिनिश गुड्स। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, फिनिश गुड्स मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो किसकी डिमांड की बात होती है? तो इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। सर्विसेज, है ना, इन द इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब ये स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है? तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा स्पेसिफिक पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब एक साल के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड में, है ना। इट इज आल्सो रिफर टू द कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये किसको प्रेजेंट करता है? एग्रीगेट डिमांड किसको प्रेजेंट करता है बेटा? ये और कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी की डिमांड को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके लिए बेटा? किसी एक इकोनॉमी के लिए है ना। 11th में आपने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था जो किसी एक कस्टमर की डिमांड थी। मार्केट डिमांड पढ़ा था जो उस पूरे मार्केट की डिमांड थी, हमने 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है ये। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड जो कंप्लीटली पूरी एक इकोनॉमी की डिमांड है ना। वो भी एक ध्यान रखना है कि उस इकोनॉमी में एक स्पेसिफिक टाइम पे जितने भी फिनिश गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो टोटल डिमांड है वही क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। वही क्या है? एग्रीगेट डिमांड है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसको हम जीडीपी डिमांड भी बोलते हैं। फिर आ जाते हैं सप्लाई। यहाँ पे मैंने सप्लाई लिया है ना। ये क्या है बेटा? सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट दैट प्रोड्यूसर विल विलिंग टू सप्लाई। कहने का ये मतलब है कि ये जो डिमांड है ना, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? अब देखो जितनी भी डिमांड होगी, है ना, तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि एक लिमिट तक तो मैं डिमांड को क्या करूं? सप्लाई करूं यानी कि कंप्लीट करूं। तो जहां जब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तो वो बताता है द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई गिवन टाइम पीरियड इन एन इकोनॉमी, है ना। मतलब एक इकोनॉमी के अंदर, है ना, एक स्पेसिफिक टाइम पे जो प्रोड्यूसर है जितनी भी डिमांड है उसको क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, है ना। कुल मिला के इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर एक गिवन टाइम पे जितनी भी सप्लाई करता है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो क्या है? उसकी एग्रीगेट सप्लाई है। वो क्या है? इसकी एग्रीगेट सप्लाई। तो ये क्या हो गई? एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? इकोनॉमी में एक टाइम पीरियड में जितनी भी फाइनल गुड्स की डिमांड होगी तो वो एग्रीगेट डिमांड है ना। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एक इकोनॉमी के अंदर, है ना, एक गिवन टाइम पीरियड में जितनी भी सप्लाई होगी, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करके सप्लाई करेगा, है ना, मार्केट तक पहुंचाएगा, वो क्या हो जाएगी? इसकी एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है ना। क्लियर है? एग्रीगेट डिमांड सिंपल से हमको 3 चीजें ध्यान रखना है। एग्रीगेट डिमांड मतलब एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, टोटल एक इकोनॉमी की बात हो रही है और जितनी वहां पे प्रोडक्ट की डिमांड है। कैसे प्रोडक्ट? तो फिनिश गुड्स की यानी कि फाइनल गुड्स की, है ना। और यहीं पे सप्लाई की बात करें तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फाइनल गुड्स की जितनी भी मार्केट में क्या की जाए? सप्लाई की जाए, वही क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई होती है। ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एडी, मतलब एग्रीगेट डिमांड को कौन कौन से कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो चीजें आ रही हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं हम पहले भी पढ़े हैं। चैप्टर 1 में पढ़ाया था मैंने इसको, है ना, जहां पर हम देख रहे थे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, है ना, कि कितने सेक्टर होते हैं। तो मैंने बताया था एक हाउस होल्ड होता है जिसको प्राइवेट कंजम्पशन भी बोलते हैं, है ना, और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ है। देखो पहले समझ लो, पहला दिया है क्या? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसमें कौन आता है? तो इसमें आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर आते हैं। क्यों?
क्योंकि बेटा इसमें ऐसे लोग आते हैं जो प्राइवेटली कंज्यूम करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो सपोज ये वॉच है ना, तो इस वॉच को मैं खुद के यूज के लिए परचेस करना चाहता हूँ, इसको क्या करूंगा, कंज्यूम करूंगा, है ना। तो ये कैसे डिमांड हो जाएगी, ये प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड हो जाएगी, मतलब अपने लिए यूज कर रहा हूँ सिंपली समझने के लिए। अब यहीं पर इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होगी, तो मान लो इसकी कंपनी को ले लेते हैं, अब ये कंपनी इसको प्रोड्यूस करेगी, तो उसके लिए जो डिमांड है इस प्रोडक्ट की वो क्या है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रही है, उसको यूज कंज्यूम नहीं करेगी, उसको सेल करेगी। गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट की डिमांड करती है ना अपने लेवल पे, वो क्या हो जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है ना, उसको जी बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट, इसमें क्या आता है बेटा, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को लेते हैं, किसमें, नेट एक्सपोर्ट में। तो अगर देखा जाए तो यहां पर एक फंक्शन बन रहा है, क्या, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, है ना। ये किसके लिए देखें, अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी, अगर ये सभी कंटेंट को देखें तो 4 सेक्टर इकोनॉमी पे आएंगे, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में एडी को जो हम देखेंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के चैप्टर की जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी में कर रहे हैं, मतलब कि प्राइवेट वाले में, यानी कि सी प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स है, तो हमको कंपोनेंट्स को एक बार स्टडी करना जरूरी है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है, कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो पहले देखते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। तो देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर करते हैं, किसको करते हैं, टोटल स्पेंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, किसको प्रेजेंट करते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन, है ना, और एक हाउस होल्ड सेक्टर वो कितना स्पेंड करेगा, कितना खर्च करेगा फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए बेटा, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए, एजेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पीरियड है, जैसे कि 1 साल का है, तो उस 1 साल में उस इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर और इंडिविजुअल, यानी कि जैसे हम और आप हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, है ना, तो हम कितनी उस किसी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, उसको कितनी परचेसिंग करेंगे, उसको प्रेजेंट करता है कौन, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके लिए हम कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, है ना। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो फर्म के साइड से होता है, किसके साइड से होता है बेटा, फर्म के साइड से। कैसा, देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिफर टू द कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर, किसको बता रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग न्यू कैपिटल गुड्स एंड, किसकी बात कर रहा है, कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर एक्वायरिंग न्यू कैपिटल गुड्स सर्विसेज लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट, चेंज इन्वेंटरी यानी कि रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट नॉन रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब ये है कि हमारे एक इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी लोग हैं, जो कंपनीज हैं, जो फर्म है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोडक्ट्स को क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, फिनिश गुड्स को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके थ्रू जितनी भी पैसे इकोनॉमी में स्पेंड किए जाएंगे या उनके थ्रू जितना भी एक्सपेंस किया जाएगा फॉर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, किस लिए कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे वो क्या लेंगे, रिटर्न लेंगे। तो वो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब कि प्रोडक्शन को करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके साइड से जो एक्सपेंस किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट है, क्यों, क्योंकि उससे वो प्रॉफिट लेंगे। लेकिन यहां पर जो एक्सपेंस हो रहा था वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं था, वो डायरेक्टली कंजम्पशन था, क्यों, क्योंकि यहां पर हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर ले रहे हैं, हम उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। कौन सा है, देखो वहां पर प्राइवेट में इंडिविजुअल लोग कर रहे थे, है ना, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फर्म्स यानी कि कंपनियां आ गई थी, इंडस्ट्रीज आ गई थी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कौन है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एक्विजिशन ऑफ पब्लिक गुड्स, सोशल सर्विसेज, सेटिस्फाइड नीड्स ओवरऑल इकोनॉमी। देखो इसमें बहुत सारे एक्सपेंस को हम लेते हैं जो गवर्नमेंट करती है अपने साइड से, किस लिए करती है बेटा, पब्लिक को सेटिस्फाइड करने के लिए, सोशल सर्विस के लिए, है ना, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, है ना। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, मिलिट्री, है ना, पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज, हेल्थ एंड केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सेट्रा।
तो ये सारे एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट अगर सड़क बनवा रही है, रोड बनवा रही है ना, ओवर ब्रिज बना रही है, अंडर ब्रिज बनवा रही है, या एम्प्लॉयज की सैलरी दे रही है, हॉस्पिटल्स ओपन कर रही है, तो इसके लिए भी क्या कर रही है, वो डिमांड कर रही है, यानी कि एक प्रकार से एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, वो सभी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, है ना। क्लियर हो गया ये, है ना। अब आते हैं नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ये क्या है, तो देखो नेट एक्सपोर्ट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट। मतलब ये कहने का है कि आपने फॉरेन कंट्रीज में जितना भी एक्सपोर्ट किया है ना, तो टोटल एक्सपोर्ट हो गया, और उसमें से माइनस कर दो टोटल इंपोर्ट को। किसको बेटा, टोटल इंपोर्ट को। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्यों, देखो जब आप टोटल एक्सपोर्ट करते हो तो आपको रिवेन्यू होता है, ये क्या होता है, रिवेन्यू होता है ना, इनकम होती है एक तरीके से। और टोटल इनपुट करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो ये आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि जब इंपोर्ट करते हो तो आप पैसे सामने वाली कंट्री को पे करते हो। तो इन दोनों का गैप यानी कि डिफरेंस, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्या होता है, टोटल नेट एक्सपोर्ट होता है। वो क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक।